आज हम समझेंगे बेटा पर परागण के बारे में, है ना। देखो हमने स्वपरागण समझ लिया था, है ना, पर परागण की कुछ विधियां हमने समझ लिया था। आज हमें है ना, तो आज हमें समझना है कि पर परागण कितने तरीके से होता है, साथ ही साथ हमारे आसपास जो पादप पाए जाते हैं वो पर परागण करते कैसे हैं, है ना। तो हमने पहले भी जाना था कि ऐसा परागण जो दूसरों के माध्यम से होता है ना। परागण क्या होता है कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो जिसमें पहला टॉपिक आज हम समझने वाले हैं वायु परागण के बारे में, है ना। तो क्या है कि जो पर परागण होता है वो 3 तरीके से होता है, वो हम पहले भी जान चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि पर परागण 3 तरीके से होता है। एक होता है वायु द्वारा, दूसरा होता है जीव द्वारा और तीसरा होता है जल द्वारा। सबसे ज्यादा परागण अगर कभी पूछे कि सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, तो सबसे ज्यादा जो परागण होता है बेटा वो किसके द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। यानी कि 90% जो परागण होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, जंतुओं के द्वारा होते हैं। अगर कभी पूछेगा कि जंतु में सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, तो 80% जो परागण होते हैं वो कीटों के द्वारा होते हैं। हमने जाना था कीट किसे कहते हैं, जिसके पास 6 पैर होंगे और 2 पंख होंगे, वो कीट की कैटेगरी में आएगा। जैसे मधुमक्खी, भंवरा, बर्र, है ना, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा, तो ये आते हैं कीट की कैटेगरी में। तो हम एक एक टॉपिक को ध्यान से समझने वाले हैं। वायु परागण क्या होता है, किन पुष्पों में वायु परागण पाया जाता है, साथ ही साथ उन पुष्पों की विशेषता क्या है और कारण क्या है। तो समझते हैं बेटा, पहला टॉपिक वायु परागण क्या होता है। वायु परागण, है ना, जब वायु के माध्यम कौन बन रहा है यहाँ पे, वायु। भाई हमने यही ना समझा था कि जब वायु के माध्यम से परागण होगा तो वायु परागण, जल के माध्यम से अगर परागण होगा तो जल परागण, और अगर जीव के द्वारा होगा तो जीव परागण। हालांकि ये तीनों पर परागण के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो वायु परागण में हम समझने वाले हैं क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हवाएं बहती हैं, हवा काफ़ी तेजी से बहती है तो परागकोश फटा हुआ होता है। यानी कि परागकोश जब परिपक्व हो जाता है वो फट जाता है, जिस घटना को हम क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन के नाम से जानते हैं। परागकोश का फटना क्या कहलाता है, परागकोश स्फुटन कहलाता है। तो क्या होता है कि जब ये परागकोश फट जाता है तो जब हवा चलती है तो परागकण क्या काम करते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। परागकण हवा के साथ क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। और क्योंकि परागकण जो होगा वो नर में होगा, ये आगे हम जब विशेषता आपको बताएंगे तो ये समझाएंगे कि ये नर भाग में ही परागकोश पाया जाता है। आप जानेंगे ही जानेंगे क्योंकि नर भाग में कौन कौन संरचना पाई जाती है, परागकोश और पुतंतु पाया जाता है, जबकि मादा में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, अभी क्या होगा कि अब हवा बहेगी भाई, जब हवा बहेगी तो परागकोश से परागकण क्या करेगा, उड़ेगा। अब देखो चलो चित्र बना देते हैं थोड़ा सा भाई, है ना। अगर पहली बार देख रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र, है ना। यहां से लेके यहां तक का पोर्शन हमारा क्या कहलाता है भाई, यहां से लेके यहां तक का भाग कहलाता है वर्तिका। और इस भाग को हम जानते हैं बेटा किस नाम से, अंडाशय के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट नीचे ये वाली संरचना हमारी हो गई भाई बाह्यदल, और इसके जस्ट नीचे ये संरचना पुष्पासन, है ना। ये हो गया हमारा पुष्पासन, इसे हम क्या कहते हैं, वृंत के नाम से पुकारते हैं, है ना। और ये वाला भाग जो कहलाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा परागकोश, ये हो जाएगा परागकोश। जबकि ये संरचना जो होगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा पुतंतु, है ना, पुतंतु। बात समझना है हमें, हम समझ रहे हैं वायु परागण के बारे में। अभी देखो कि अगर हवा बहे, अगर मान लेते हैं बेटा यहाँ पे हवा बहे, है ना, अगर यहाँ पे देखो, अगर जब कभी भी हवा बहेगी, मान लो इस दिशा से हवा बह रही है,
मान लेते हैं जो हवा है वो इस दिशा से बह रही है, तो चूंकि ये जो हमारा पराग कोश है बेटा ये क्या हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। तो जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। जिस घटना को अभी अभी मैंने बताया आपको, हम कहते हैं पराग कोश का स्फुटन। अभी ये जब पराग कोश क्या हो जाएगा भाई, फटेगा, तो जब इधर से हवा बहेगी तो पराग कण उड़ के कहाँ चला जाएगा, पराग कण उड़ के कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बेटा पर परागण, यानी कि परागण क्या होता है, तो पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। और हम पर परागण समझ रहे हैं तो वायु के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो ये घटना क्या कहलाएगी, वायु परागण। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब क्या होगा, पराग कोश फट जाएगा, स्फुटन हो जाएगा, तो वहां से परागकण उड़ के वर्तिकाग्र तक चला जाएगा और परागण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आई। अब समझते हैं बेटा विशेषता के बारे में, यानी कि वे पौधे जिनमें वायु परागण पाया जाता है उनके पुष्प की हालत क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है। तो देखो है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पहले जंतु वाला परागण समझ लेते हैं तो ये दो आपको समझने में काफी ज्यादा क्या होगी, आसानी होगी। यानी कि जंतु द्वारा जो परागण होता है वो क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे, फिर वायु परागण और जल परागण हम बाद में समझेंगे। क्यों ये बाद में, क्योंकि ये वाला पॉइंट जिसको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो ये दोनों अपने आप बना लेगा। कैसे बनाएंगे समझते हैं। जंतु द्वारा परागण समझते हैं। पहले जंतु द्वारा नाम से ही लग रहा है कि जीवों द्वारा किया गया परागण क्या कहलाता है, जंतु परागण कहलाता है। अगर आप किसी बगीचे में जाते हो, है ना, या कोई जानवर है, या चिड़िया की ही बात कर ली जाए, तितली की बात कर ली जाए, अगर आप मान लो कभी बागीचे में जाते हो और कोई पादप ऐसा है जो द्विलिंगी है या फिर एक ही लिंगी है, मान लो आप इधर से छूते हुए जाते हैं, है ना, अगर आप इधर से छूते हुए जाएंगे तो यहाँ पराग कोश फट चुका होगा और यहाँ से परागकण आपके हाथ में लगेगा और यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएगा। तो हो गया ना कि जंतु के द्वारा परागण हुआ ना। या फिर अगर मान लो कोई चिड़िया है जो एक बार यहाँ बैठी और फिर दोबारा जाके यहाँ, अगर मान लो उसके पंख में परागकण लग गया और उसने पंख फड़फड़ाया और यहाँ तक चली गई, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे भैया पर परागण। किसके द्वारा ये पर परागण हो रहा है, ये हो रहा है जंतुओं के द्वारा पर परागण। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, तो हमने बात किया था भाई सबसे ज्यादा परागण कौन करता है बेटा, कीट करता है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें पक्षी भी, है ना, और कौन सी पक्षियां जो कुंजन करती हैं, जो चहचहाती हैं, वे फूल जिनमें शहद की मात्रा पाई जाती है ज्यादा, वहां पे चिड़िया पर परागण करती हैं। कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनमें घोघा भी पर परागण का काम करता है, साथ ही साथ चमगादड़, हालांकि ये पक्षी की कैटेगरी में आता है, और चमगादड़ भी क्या करते हैं, क्योंकि रात में जब वो उड़ते हैं तो क्या करते हैं, परागण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब बेटा शुरू करेंगे हम विशेषता के बारे में। अब हम समझेंगे विशेषता किसकी, है ना, जंतु परागण, वे पुष्प जिनमें जीवों द्वारा परागण होता है उनकी विशेषता क्या होती है ना। तो क्यों ये हम समझ रहे हैं, अगर बेटा हम ये समझ लेते हैं तो ये दोनों हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। अब देखो, अगर आपके आसपास कोई फूल है, अगर मान लो आपके आसपास कोई फूल है ना, तो हम क्या करेंगे, उसकी तरफ आकर्षित कैसे होंगे, उसके पास कुछ ना कुछ विशेषता होनी चाहिए। तो क्या विशेषता होगी। अब भाई अगर फूल को क्या करना है, अगर फूल आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो उसके पास कुछ तो अच्छा होना चाहिए। जैसे एक वर्ड आता है स्वार्थ, आप कोई भी काम करते हो तो बिना कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ घुसा रहता है ना, कहीं ना कहीं आप अपना मतलब जरूर सोच के बैठे होते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है। तो पहला क्या है कि जब क्या होगा, आकार में क्या होंगे,
वे पौधे या वे पुष्प जिनमें जंतु परागण पाया जाएगा वो आकार में कैसे होंगे बेटा? बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे? क्योंकि आप किसी फूल की तरफ कब आकर्षित होंगे? या तो उसका रंग देखकर, या तो उसकी आकार की यानी कि उसकी शारीरिक बनावट, या तो उससे कोई सुगंध आ रही होगी, या तो शारीरिक बनावट, या तो उसमें कुछ खाने लायक भाग होगा, है ना, या कोई वो इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसकी वजह से आप उसकी तरफ क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। पॉइंट ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वाला पॉइंट इसमें मिलने वाला है। ये पॉइंट समझेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो जो फूल होते हैं जिनमें पर परागण पाया जाएगा वो आकार में कैसे होंगे? बड़े होंगे। अगर भाई बड़े नहीं होंगे तो जंतु उन तक कैसे पहुंचेंगे? अगर मान लो यह फूल छोटा होता तो आप इसको छूते तो ये नीचे होता, या बहुत छोटा होता तो इसका परागकण आपके हाथ में लगभग नहीं करता। बात समझ में आ रही? बहुत ज्यादा छोटा फूल होगा तो उस पर कोई जीव बैठ नहीं पाएगा, है ना। तो फूल क्या होंगे? बड़े होंगे, जिसकी वजह से पर परागण क्या हो सकता है? आसानी से हो सकता है। दूसरा टॉपिक क्या है? मकरंद, सुगंध, रंगीन। मकरंद का मतलब उसमें कुछ शहद जैसा पदार्थ पाया जाएगा। सुगंध तो समझ ही रहे हैं, उससे कुछ खुशबू आएगी तभी ना भाई उसकी तरफ आप आकर्षित होंगे। साथ ही साथ अगर उसके पास सुगंध नहीं है, उसके पास कुछ खाने लायक नहीं है, तो वो क्या है? रंगीन होगा। उसकी जो बनावट होगी, उसकी जो आकार की होगी वो बढ़िया होगी, जिसे देख के आप उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। कोई भी जीव उसकी तरफ क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। अब यहाँ पे फूल का स्वार्थ क्या है? फूल क्या करना चाहता है? परागण करना चाहता है। वो परागण का मतलब वो अपने क्या कर रहा है? वो अपने परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना चाहता है। अगर वो द्विलिंगी होगा तो अपने ही परागकण को अपने वर्तिकाग्र तक पहुंचाना चाहेगा। अगर वह एक लिंगी है तो अपने परागकण को अपनी ही जाति के किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक यानी मादा पुष्प तक पहुंचाने का काम करना चाहता है। तो भाई क्या क्या आप देख के अट्रैक्ट होंगे? पहली चीज तो वो आकार में बड़ा होगा तभी पर परागण संभव है, और दूसरी चीज आप उसकी तरफ मकरंद, सुगंध या फिर उसकी बनावट को देख के आकर्षित होंगे, जिसकी वजह से उसमें पर परागण होना पॉसिबल है, संभव है। तीसरा टॉपिक क्या है? परागकण कैसे होंगे? इसके चिपचिपे होंगे लेकिन कम होंगे। कम क्यों होंगे? क्योंकि ज्यादा होंगे भाई, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जितना ज्यादा परागकण बनाना होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी लॉस होगी। इसके पास कम परागकण होते हैं, लेकिन नहीं कहते हैं कि किसी के पास बहुत ज्यादा लड़के हो जाए, वो मायने नहीं रखता। 2 लड़के हैं, दोनों लायक हैं, वो बहुत बढ़िया है। बात समझ में आ रही है? तो इसके पास बहुत ज्यादा परागकण रखने से क्या फायदा? इसमें जितने ही परागकण होते हैं सभी कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं और कटीले होते हैं। अब फायदा समझो क्या होगा कि जैसे ही कोई जीव परागकोश पे बैठेगा, ये क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं, उसके पैर में लग जाएंगे, उसके पंख में लग जाएंगे, उसकी चोंच में लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर आप हाथ से छूते तो आपके हाथ में लग जाएंगे, तो हाथ में लग जाएंगे तो आप छूते हुए जाएंगे तो यहां तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। क्योंकि वर्तिकाग्र तक जैसे ही परागकण अगर उसके बगल से गुजरता है तो उसमें पाया जाता है एक तरल पदार्थ जो उसे तुरंत क्या कर लेता है? अपने पास चिपका लेता है, जिसकी वजह से उनमें परागण हो जाता है। कटीले होंगे, अगर आपके हाथ में यही मान लो उसमें रोम होंगे, आपके हाथ में फंस जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में जब फिंगरप्रिंट आप लगवाते हो जगह जगह ये गड्ढे होते हैं कि नहीं होते? इसमें क्या हो जाएंगे? वो फंस जाएंगे, जिसकी वजह से वो यहां तक चले जाएंगे। अगर वो चिकने होंगे, अगर उनमें जरा सा भी चिपचिपापन नहीं होगा, आप छुएंगे तो आपके हाथ में तो लगेंगे, लेकिन यहां तक जाने से पहले क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, जिसकी वजह से पर परागण नहीं हो पाएगा। बात यहां तक 3 पॉइंट समझ में आया बेटा? आगे समझें। आगे है वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के क्या होते हैं? भीतर एक पॉइंट हमने पढ़ा हुआ था, स्वदूषण। अगर कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें अगर उनका ही परागकण उनके वर्तिकाग्र पर चला गया तो वो नष्ट हो जाते थे, वो सूख जाते थे। इसी प्रोसेस को बचाने के लिए क्या करता है? वर्तिकाग्र कहाँ होता है? दलपुंज यानी कि पंखुड़ियों के भीतर रहता है, ताकि उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच जाए। अगर पहुंच जाएगा तो वो स्वयं क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। स्वदूषण वाली प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये था बेटा क्या? अगर एग्जाम्पल की बात करें किन पादपों में जंतुओं द्वारा परागण पाया जाता है, तो तंबाकू, मक्का, हमारे यहाँ की जोन्हरी जिसको कहते हैं, ठीक है, और धतूरा।
इनमें क्या पाया जाता है भाई? जंतु द्वारा पर परागण पाया जाता है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो हम समझते हैं वायु द्वारा परागण, क्योंकि अगर यह समझ में आ गया तो यह आना डेफिनेटली है, अब पक्का आने वाला है। अब समझो बेटा, यहां क्या हो रहा था, यहां का जो पुष्प था वो आकार में बड़ा था, यहां का पुष्प क्या होगा? छोटा होगा और आकर्षण रहित होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वायु द्वारा परागण का मतलब परागकण को वायु द्वारा उड़ाना है, तो इसका मतलब इसमें किसी जीव को आकर्षित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या करेगा वो आकर्षित करके? कौन सा आपका उसका आपसे कुछ काम लेना नहीं ना लेना है, आपसे तो परागण करवाना नहीं है, उसे वायु से परागण करवाना है, जिसकी वजह से वो क्या होगा? छोटा होगा, आकर्षण रहित होगा, ताकि कोई जीव उसकी तरफ आकर्षित ना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा टॉपिक क्या है? ये क्या होगा? एक लिंगी होगा। एक लिंगी का मतलब जानते हैं ना, जब किसी पुष्प में नर यानी कि जायंग या पुमंग दोनों में से कोई एक पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी। पॉइंट समझो, एक लिंगी क्यों होगा? वायु परागण करवाना है, अपने परागकण को क्या करना है? दूसरे पादप तक भेजना है, तो कौन भेजेगा? एक लिंगी ही ना भेजेगा। अगर वो द्विलिंगी होता तो अपना परागकण अपने वर्तिकाग्र तक नहीं भेज लेता, स्वपरागण नहीं कर लेता, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा? एक लिंगी। यानी कि आप कहेंगे कि वायु परागण द्वारा वायु परागण ज्यादातर किसमें होता है? एक लिंगी। अगर एक लिंगी पादप है तो उसमें केवल और केवल पर परागण ही संभव है। अगर द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण पर परागण दोनों संभव है। कैसे? अब देखो, अगर कोई द्विलिंगी पादप है तो कोई चिड़िया, कोई तितली उसके एक बार परागकोश पे बैठेगी, दोबारा वर्तिकाग्र पर बैठ सकती है, तो ये पर परागण हो गया। लेकिन अगर एक लिंगी है तो उसमें स्वपरागण तो होने के कोई चांसेस हैं? नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इसके पास कोई एक ही पाया जाएगा। और स्वपरागण का मतलब होता है उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो वो स्वपरागण है, या फिर दूसरे पादप पर अगर चला गया है ना तो वो क्या हो गया? पर परागण हो गया। कोई ना कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। अगर कोई माध्यम हो गया तो वो पर परागण हो गया, अगर कोई माध्यम नहीं है तो वो क्या है? स्वपरागण हुआ। बात समझ में आई? तो जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था? आकार में बड़े थे, मकरंद, सुगंध और रंगीन। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करवाना था? पर परागण करवाना था, कीटों से, पक्षियों से, घोंघा से, चमगादड़ से। कैसे करवाएंगे? अगर कुछ आपके पास देने लायक नहीं रहेगा, अगर आपके पास कोई क्षमता नहीं रहेगी तो आपकी हेल्प करने कौन आएगा? है ना? आपके पास कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं, दो चार चिल्लरे दे दो बाबू को, टाफी लेके आके पहुंचा देगा, लेकिन कुछ तो आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या है? क्योंकि इनमें वायु परागण करवाना है बेटा, इनमें जंतुओं से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनमें क्या होगा? ये छोटे होंगे, आकर्षण की मतलब किसी जीव को आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये एक लिंगी होंगे, क्योंकि अपने परागकण को दूसरे पुष्प तक पहुंचाना है, तो वो क्या होंगे? एक लिंगी होंगे। भाई वायु का सहारा अगर ले रहे हैं तो एक लिंगी है, अगर एक लिंगी नहीं होंगे तो वायु का सहारा काहे के लिए लेंगे? तब तो वो दूसरा परागण भी करवा सकते हैं ना भाई। बात समझ में आ गई? अब क्या है? दल, बाह्य दल अनुपस्थित। दल का मतलब वही पंखुड़ी, बाह्य दल का मतलब वही भाई जो उसे सहारा देता है, जो हरे रंग का होता है। आता है ना बाह्य दल की बात? जब वो कली अवस्था में होता है तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके उसे कली से फूल बनने में मदद कौन करता है? बाह्य दल करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो चूंकि भाई ये क्या है? ये छोटा फूल होगा, ये आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, इसके पास सुगंध मकरंद कुछ नहीं है, तो बताओ दल का क्या काम करेगा? इसीलिए इसके दल क्या होंगे? या तो होंगे, अगर होंगे तो छोटे होंगे, वरना नहीं होंगे। बात समझ में आई? आगे क्यों भाई? क्योंकि इन्हें क्या करना है? किसी जीव को अपनी तरफ आकर्षित करना ही नहीं है, तो दल बहुत बड़ा बना के एनर्जी का लॉस करे, है ना। आगे परागकण प्रचुर मात्रा में, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे क्या थे? परागकण कम थे, यहाँ परागकण कम थे, लेकिन खासियत क्या थी? चिपचिपे थे और कटीले थे, मतलब ये लायक थे, है ना। यहां देखो परागकण प्रचुर मात्रा में, मान लो आपके घर दो रोटी खाने वाले हैं, केवल 2 रोटी में सबका पेट भर जाएगा, और आपके घर 5 रोटी बन जाए, 6 रोटी बन जाए, तो रोटी प्रचुर मात्रा में है। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपको आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रचुर मात्रा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी देखो कि अगर पर परागण हो रहा है वायु के द्वारा, तो परागकण ज्यादा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? मान लो परागकोश से 4 परागकण उड़ के गए, 5 परागकण उड़ के गए,
अब जरूरी नहीं है कि वायु के द्वारा, भाई हवा कितनी तेजी से बह रही है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हवा बह रही है और बीच में मान लो यहां पे ये फूल देखो, मान लो हवा बहुत तेजी से बह रही है और यहां से ये एक लिंगी है, ये द्विलिंगी फूल है, लेकिन हमें एक लिंगी समझना है। मान लो कहीं दूर कोई वर्तिकाग्र वाला भाग है, मादा वाला पुष्प है, अब यहां से हवा बहेगी, ये उड़ के जा रहा है और बीच में ही मादा वाला फूल पड़ेगा, लेकिन हवा तेजी से बह रही जिसकी वजह से परागकण क्या हो गया, फूल को भी क्रॉस कर गया। तो बताओ वो आगे चल के उसे पुष्प नहीं मिला तो वो 4 परागकण 5 परागकण जो उड़ के गए वो नष्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर मान लो अगर इस पुष्प के पास उतने ही 5 ही परागकण होते तो वो क्या आगे चल के उसकी संतान बन पाती, नहीं बन पाती। इसीलिए क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा परागकण होते हैं जो हमेशा वायु के साथ उड़ते रहते हैं। भाई 10 ठो उड़ेंगे, 15 ठो उड़ेंगे, 100 उड़ेंगे, 1000 उड़ेंगे, कोई एक तो वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, कोई एक वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो निषेचन हो जाएगा, उसमें फिर बहुत सारे परागकण बनेंगे, है कि नहीं। तो इसकी वजह से उसकी जाति निरंतरता, उसकी जाति बची रह जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझे। परागकण क्या होंगे बेटा, है ना, छोटे होंगे, शुष्क होंगे और कैसे होंगे, हल्के होंगे, है ना। अगर ये परागकण मान लो छोटे नहीं होंगे, बड़े बड़े, हालांकि जब पुष्प ही छोटा है तो परागकण तो डेफिनेटली छोटा होने वाला है। अगर मान लो बड़े बड़े परागकण हो जाए तो बताओ इन्हें उड़ाएगा कौन, है कि नहीं। एक पतंग उड़ाने के लिए हमें एक लड़कियों को पकड़ना पड़ता है, दौड़ता है तो पतंग उड़ती है, तो परागकण को बताओ कैसे उड़ाएंगे, नहीं उड़ेगा ना भाई। इसीलिए ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। शुष्क का मतलब क्या होता है, शुष्क माने जो सुसुप्ता अवस्था में है। आपका जो गेहूं होता है वो किस अवस्था में है, शुष्क अवस्था में, लेकिन जब बुआई हो जाती है तो उसे क्या मिलता है, नमी मिलता है, जमीन के नीचे से नाइट्रोजन मिलता है, आप जो खाद डालते हैं वो, और मिट्टी मिलती है ना, इसकी वजह से उसमें अंकुरण होता है। तो जब ये पहुंच जाएगा ना वर्तिकाग्र पर तो वहां पे तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, फिर सक्रिय हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये क्या होते हैं, परागकण छोटे होंगे, शुष्क होंगे और हल्के होंगे। हल्के क्यों होंगे, ताकि वो आसानी से उड़ सके। अगर ये वजन होंगे तो जैसे ही परागकोश से निकलेंगे तुरंत जमीन पे गिर जाएंगे और क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसीलिए पहले ये वाला टॉपिक समझाया गया। आगे पुंकेसर के पुतंतु क्या होंगे, लंबे होंगे। क्यों लंबे होंगे, अब देखो चूंकि इनमें क्या करवाना है, इनमें करवाना है बेटा पर परागण, किसके द्वारा, वायु के द्वारा। तो अगर ये परागकण छोटे होंगे तो हम जानते हैं यहां पाया जाता है बेटा दलपुंज। अगर मान लो ये परागकोश आ जाता दलपुंज के पास, अगर ये यहां ना होके यहां होता तो जब हवा बहती तो ये परागकण यहीं दलपुंज में फंस के रह जाते कि नहीं रह जाते, फिर उड़ पाते, नहीं उड़ पाते। इसीलिए जो परागकोश होता है वो ऊपर होता है, यानी जो पुतंतु होता है, पुतंतु किसे कहते हैं, है ना, वह भाग जिसके ऊपर परागकोश लगता है, जो डंठल जैसी संरचना होती है। अगर मान लो ये परागकोश है और इसके नीचे ये वाला जो सफेद वाला चाक आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा पुतंतु, जिसके ऊपर परागकोश पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे क्या है, पुंकेसर के पुतंतु। पुंकेसर आप जानते ही हैं कि किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। और वर्तिकाग्र, अब चलते हैं मादा वाले पुष्प की तरफ। यहां तो समझ में आ गया, जो मादा वाला पुष्प होगा उसका जो वर्तिकाग्र होगा उस पे रोम युक्त पाए जाएंगे, मतलब रोम जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जो क्या काम करेगी कि परागकोश जब कभी भी उड़ेगा जाके उसमें क्या हो जाए, फंस जाए। जैसे आपकी नाक में जो बाल होता है वो क्या काम करता है कि अगर गलती से कभी भी धूल धक्कड़ या धूल या कण कोई जाके आपकी नाक में अगर सांस लेते वक्त अंदर चला जाए तो वो बाल उसे क्या करता है, रोक के रखता है, और आप फिर एक बार आपको छींक आती है और तेजी से हवा आती है वो बाहर। बात समझ में आ रही है, ये हमारी रक्षा करने में मदद करता है, ये भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है ना। उसी प्रकार से जो वर्तिकाग्र होता है उस पे रोम युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अगर हवा जब कभी भी हवा के साथ परागकण जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। किसमें पाया जाता है बेटा, तो ये पाया जाता है मक्का में। दो टॉपिक हमने समझे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वायु परागण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है जंतु द्वारा परागण। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। वायु परागण समझ में आ गया, जंतु परागण समझ में आ गया। अब समझते हैं बेटा जल परागण। याद रखना, जल परागण सदैव किसमें होगा, जलीय पादपों में।
मतलब वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उनमें कौन सा परागण पाया जाएगा, उनमें पाया जाएगा जलीय पर परागण। पॉइंट समझते हैं फटाफट अंदाज में। क्या होगा, क्योंकि ये जल में है भाई, माध्यम क्या है, जल है, यानी कि ये मान लो ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है। अब ये पानी, याद रखेंगे जो जलीय पादप होते हैं उनमें जो परागकोश होते हैं वो पानी की सतह के ऊपर, और जो वर्तिकाग्र भी होता है वो पानी की सतह के क्या होता है, ऊपर होता है। अभी क्या होगा, अभी देखो कि जब यहाँ परागकोश फटेगा तो जो परागकण है पानी के तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, वर्तिकाग्र पर, तो जल द्वारा पर परागण में हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमें समझना क्या है, हमें समझना है विशेषता। वे पादप जो जल में होते हैं जिनमें जलीय पर परागण होता है वो कैसे होते हैं, छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, मकरंदहीन होंगे। अरे भाई जब किसी जीव को आकर्षित ही नहीं करना है, जल के लिए सुगंध क्या चाहिए उन्हें, जल को पानी, जल को सुगंध चाहिए नहीं चाहिए, उसको रंग से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वो आएगा परागकण तो वो उसे बहा के लेके चला जाएगा, तो सुगंध शहद वगैरह से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ जो आता है वो उसे बहा ले जाता है ना। तो आगे क्या है, वो क्या होंगे, एक लिंगी। अगर परागकण बह के जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई यहां से बह के वहां तक जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक लिंगी। अगर द्विलिंगी होगा तो उसी पुष्प पे नहीं चला जाता, चला जाता ना भाई। आगे क्या होगा, परागकण क्या होंगे, हल्के। क्यों हल्के होंगे, अब तो समझ में ही आ रहा होगा। अगर आपने ये समझा कि यहाँ भी परागकण वो क्या थे भाई, हल्के थे, क्यों थे, ताकि उड़ सके, और यहाँ पे परागकण हल्के हैं ताकि क्या हो सके, तैर सके। बात समझ में आ रही है ना, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाया गया। एक टॉपिक देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर परागकण हल्के होते हैं, अगर जब पानी में तैरेंगे तो वो सड़ नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगे। ये सिस्टम देखिए क्या होता है कि परागकण के चारों तरफ मोम की एक परत पाई जाती है जो उसे क्या करती है, उसे सड़ने से बचाती है। अब एक सवाल यहाँ पे, परागकण के चारों तरफ एक परत किसकी पाई जाती है बेटा, स्पोरोलेनिन की पाई जाती है, और आज तक कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा अम्ल नहीं बना जो स्पोरोलेनिन को क्या कर सके, तोड़ सके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जलीय कौन कौन से ऐसे जलीय पादप हैं जिनमें जलीय पर परागण पाया जाता है, तो वो है हमारा हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। बात समझ में आ गई, ये था आपका पर परागण, है ना, और साथ ही साथ उसके पुष्पों की विशेषता। अगले टॉपिक में हम समझने वाले हैं पर परागण के लाभ और पर परागण की हानियां। बेस्ट ऑफ लक।